नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आयन विनिमय। इससे पहला जो टॉपिक था वो टॉपिक कौन सा था? कोलाइड। इससे पहले हमने पढ़ा था कोलाइड। आज है जो टॉपिक है वो है आयन विनिमय, या इंग्लिश में बोले तो आयन एक्सचेंज। ठीक है। अब कोई भी तत्व है, कोई भी क्या है तत्व है जिसपे क्या मिलता है अपने को? आवेश मिलता है, या कह सकते हैं ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसपे क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आयन। क्या कहेंगे? आयन। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, H2O है, इसको मैंने तोड़ा तो क्या मेरे पास क्या आया? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल। अब देखो इस पे क्या है? ये विद्युत आवेश है। ये क्या है? विद्युत आवेश है। ठीक है। कैसा है विद्युत आवेश? धन आवेश है। कैसा है? धनावेश है। और यहाँ कैसा है बेटा? ऋणावेश। कैसा आवेश है? ऋणावेश। ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। दोनों है क्या? विद्युत आवेश है। क्या है? विद्युत आवेश। अब इनको हम क्या कहेंगे बेटा? इनको क्या कहते हैं? आयन कहेंगे। ये हाइड्रोजन आयन हो गया, ये कौन सा हो गया? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। तो कोई भी तत्व है जिसपे क्या होता है? विद्युत आवेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयन। ठीक है। आयन क्या है? जिस तत्व पर विद्युत आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। फिर विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य। ठीक है। विनिमयशील का मतलब चेंज होने वाली। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले। अब सजातीय आवेश कौन से होंगे? जैसे मैंने एक लिख दिया हाइड्रोजन, एक लिख दिया कैल्शियम। अब दोनों पे चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव। ठीक है। तो एक समान चार्ज है, तो इनको मैं क्या कहूँगा? सजातीय आवेश। कैसा आवेश कहूँगा? सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय। क्या कहलाएगा? आयन विनिमय। ठीक है। फिर आयन विनिमय है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है। अगर दो धनायनों के बीच, जैसे ये हाइड्रोजन और कैल्शियम के बीच विनिमय हो रहा है। ठीक है। जैसे पहले ये कोलाइड है, इस कोलाइड पे हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को कैल्शियम ने क्या किया बेटा? यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह क्या आ गया? कैल्शियम। क्या आ गया? कैल्शियम। ये क्या हो गया? विनिमय की प्रक्रिया हो गई। इनके बीच में क्या हो गई? विनिमय की प्रक्रिया। ठीक है। अब देखो ये विनिमय हुआ किसके बीच में है? दो धनायनों के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? दो धनायनों के बीच में हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? धनायन विनिमय। क्या कहेंगे? धनायन। अगर ये दो ऋणायनों के बीच में होता तो इसको हम क्या कह देते? ऋणायन विनिमय। क्या कह देते? ऋणायन विनिमय। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आयन विनिमय समझ गए होंगे कि दो आयनों के बीच में दो सजातीय आयन। कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। ठीक है। पॉजिटिव वाला किसको करेगा? पॉजिटिव वाले को। तो दो आयनों के बीच में, और वो आयन भी कैसे होने चाहिए? सजातीय। सजातीय आयनों के बीच में अगर क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉरी, पारस्परिक अधिशोषण हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयन विनिमय। क्या कहते हैं? आयन विनिमय कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? फिर आयन विनिमय दो प्रकार का था, कौन कौन सा? एक धनायन विनिमय और एक कौन सा था? ऋणायन विनिमय। फिर नेक्स्ट है, फर्स्ट है बेटा धनायन विनिमय। कौन सा है? धनायन विनिमय। केटायन एक्सचेंज। कौन सा है? केटायन एक्सचेंज। ठीक है। अब मर्दा संकीर्ण द्वारा। अब देखो मर्दा संकीर्ण को यहाँ ऐसे समझना कि यहाँ क्या है? एक मर्दा का कोलाइड है। क्या है? मर्दा का कोलाइड। क्या है? मर्दा का कोलाइड द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण, साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? धनायन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन। ठीक है। देखो इस डेफिनेशन को समझना, मर्दा संकीर्ण द्वारा, ये मर्दा संकीर्ण ले लिया मैंने। किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ, कोई विलयन है, या हम कह सकते हैं सॉइल सॉल्यूशन है। ठीक है। या अन्य कोई पृष्ठ है, जैसे जड़ होगी। ठीक है। अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण। यहाँ क्या था? कोई विशेष धनायन था, पॉजिटिव चार्ज वाला था। इसका अधिशोषण कहाँ हुआ बेटा? मर्दा संकीर्ण पे। क्या हुआ? मर्दा संकीर्ण पे। साथ ही मूल सतह से मुक्त होना, यहाँ जो धनायन था वो इससे क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। मुक्त होने की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? धनायन। क्या कहेंगे? धनायन। ठीक है। या ऐसे समझो
मेरे पास ये दो हैं, एक मृदा संकीर्ण है, एक क्या हो गया कोई भी विलयन है। इसका धनायन कहाँ आ रहा है, मृदा संकीर्ण पे, ठीक है, और इसका धनायन था वो वापस कहाँ जा रहा है, मृदा विलयन में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा, धनायन। क्या कहेंगे, धनायन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर है धनायन विनिमय पूर्ण रूप से एक पृष्ठीय क्रिया है जो मृदा क्ले क्रिस्टल तथा हुमस कणों, ठीक है, मृदा क्रिस्टल तथा हुमस कणों के पृष्ठों या किसी अन्य पृष्ठ पर शीघ्रता से होता है। ठीक है, फिर है धनायन विनिमय मृदा में निम्न के बीच में होता है। किस किस के बीच में धनायन विनिमय हो सकता है, तो पहला पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र हुए धनायन। पौधों की जड़ें भी क्या करती रहती हैं, धनायनों को मुक्त करती रहती हैं। धनायन तथा क्ले क्रिस्टल और हुमस कणों के पृष्ठों पर उपस्थित धनायनों के बीच में। ठीक है, वही बात है, ये क्या है, ये मृदा का क्या है, कोलाइड है, जिसको हम क्ले क्रिस्टल भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, हुमस। ठीक है, अब ये क्या है, जड़ है। अब जड़ से मुक्त हुआ वो धनायन तो कहाँ गया, मृदा क्ले पे, और यहाँ का धनायन कहाँ चला गया, मृदा विलयन में चला गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, धनायन में क्या हो सकता है, धनायन में। ठीक है, दूसरा है मृदा विलयन में उपस्थित धनायन। ठीक है, मृदा विलयन क्या होता है, तो मृदा विलयन को अगर समझे बेटा, तो मृदा में जो कणों के पास क्या मिलते हैं अपने को, रंध्रावकाश, जिनको इंग्लिश में कहते हैं पोर स्पेस। ठीक है, इन पोर स्पेस में क्या भरा रहता है, पानी। क्या भरा रहता है, पानी। अब पानी को तो हम क्या बोलेंगे, विलायक। और इसी में क्या मिलते हैं बेटा अपने को, पोषक तत्व। पानी में क्या घुले रहते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, अब पोषक तत्व क्या हो गए, विलय, और विलायक और विलय के मिश्रण को हम क्या कहेंगे बेटा, विलयन। तो इसको हमने क्या कहा, मृदा विलयन। ठीक है, तो किस किस के बीच में, मृदा विलयन में उपस्थित धनायन और क्ले क्रिस्टल और हुमस कण की सतह पर उपस्थित धनायनों के बीच में क्या होगा, धनायन विनिमय। फिर दो क्ले क्रिस्टलों के बीच में हो सकता है। ठीक है, एक क्ले क्रिस्टल ये, एक इसे है, इसका धनायन इस पे आ सकता है, इसका धनायन इस पे आ सकता है। दो हुमस कणों के बीच में हो सकता है, एक क्ले क्रिस्टल और एक हुमस क्रिस्टल की सतह पर उपस्थित धनायनों में क्या हो सकता है, धनायन विनिमय हो सकता है। फिर आता है धनायन विनिमय की क्रियाविधि, इसको समझ लेना। ठीक है, धनायन विनिमय, धनायन विनिमय की व्याख्या जो हम करते हैं वो किससे करते हैं बेटा, विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पे। किसके आधार पे करेंगे, विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पे। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपरत की बाहरी परतें बनाता है। अब मैंने कोलाइड पढ़ाया था, तब आपको मैंने बताया था कि किसी कोलाइड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इस पे अधिशोषित क्या होते हैं बेटा, धनायन। क्या अधिशोषित होते हैं, धनायन। अब देखो कितनी परत बन रही है यहाँ, दो परत, दो आयनिक परत है। ये तो कैसी परत हो गई बेटा, ऋणात्मक परत, और ये कैसी हो गई, धनात्मक। अब धनात्मक परत कहाँ बन रही है बेटा, बाहर की तरफ। तो धनायन हमेशा कैसी परत बनाते हैं, बाहरी परत बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, बाहरी। किसकी, आयनिक द्विपरत की। किसकी बनाएंगे, आयनिक द्विपरत की। फिर जल में निलंबन करने पर, जल में निलंबन, निलंबन का ऐसे समझो, जल में जब घोलेंगे इनको, ठीक है करने पर दोलन की अवस्था में होते हैं। किसकी अवस्था में आएंगे, दोलन की। ठीक है, दोलन क्या, ये समझ लो सतह से हटते रहते हैं, जैसे ये है कोलाइड है, इस पे है, ये सतह से हटते रहते हैं। ठीक है, या कह सकते हो एक प्रकार से इनमें ऐसे कंपन हो रहा है, तो ये सतह से क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं। तो दोलन की अवस्था में होता है तथा एक विस्तृत द्विपरत बनाता है। विस्तृत का मतलब हटने वाली, विस्तृत का मतलब हटने वाली, ऐसे कंपन करेगा, इस प्रकार से कंपन कर रहा है, तो ये क्या होंगे, धनायन है वो क्या होंगे, सतह से दूर जाएंगे। धनायन क्या होंगे, सतह से दूर जाते हैं। ठीक है, फिर इन दोलनों के कारण कुछ धनायन क्ले मिशेल की सतह से क्या हट जाएंगे, दूर। दोलन होगा तो कुछ जो धनायन है वो क्ले मिशेल की सतह से क्या हो गए, दूर हो गए। क्या हो गए, दूर हो गए। फिर है एक विद्युत अपघट्य के विलयन की उपस्थिति में, देखो मैंने क्या बना दिया, एक निलंबन में रख दिया इनको। किन में रख दिया, निलंबन में। ठीक है, ये लो किस में रख दिया, निलंबन में। अब देखो ये क्या हो रहे हैं, धनायन दूर हट रहे हैं। अब इसमें क्या मिला हूं मैं, विद्युत अपघट्य। क्या, विद्युत अपघट्य।
तो विद्युत अपघट्य के विलयन की उपस्थिति में मिलाए गए विद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणात्मक परत तथा दोलन करते हुए धनायन की बाहरी परत के बीच में चला जाता है। तो ये जैसे मैंने मिला दिया बेटा आपके, ये यहां मिला दिया क्या, विद्युत अपघट्य। ये क्या है, विद्युत अपघट्य। अब इस विद्युत अपघट्य में भी क्या है बेटा, धनायन है, ठीक है। और ये भी क्या थे, धनायन थे, ठीक है। अब ये सतह से क्या हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं। दूर हटेंगे तो इस विद्युत अपघट्य का जो धनायन है वो इन दोनों के बीच में चला जाता है, ठीक है। जैसे ये था, दोलन करता हुआ था, यहाँ दोलन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो विद्युत अपघट्य का जो धनायन था वो धनायन कहाँ चला जाएगा, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ कौन अधिशोषित हो गया, धनायन, और ये क्या चला गया, मृदा विलयन, ठीक है। तो यही बात इसमें कही, विद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणात्मक परत तथा दोलन करते हुए धनायन की बाहरी परत के बीच में चला जाता है, तथा विद्युत अपघट्य धनायन मिशेल के ऊपर क्या हो जाता है, अधिशोषित। यहाँ क्या हो गया, अधिशोषित हो गया। एवं मिशेल के साथ पर मिशेल के ऊपर उपस्थित धनायन विलयन में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। मिशेल इस पे जो उपस्थित जो धनायन था वो कहाँ चला जाता है बेटा, विलयन में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, मृदा विलयन में, ठीक है। उपस्थित धनायन विलयन में विस्थापित आयन के रूप में चला जाता है। समझ गए क्रियाविधि, ठीक है। चलो तो फिर आता है आयन विनिमय आयनों के प्रकार। इसके विनिमय आयनों के प्रकार, तो मृदा में पाए जाने वाले अधिकांश आयन कौन से, ये पूछा हुआ अभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन कौन से धनायन मिलते हैं मृदा में, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोई मृदा में पाए जाने वाले कोई दो धनायनों के नाम लिखिए, राइट। एनी टू कैटाइन्स फाउंड इन सोइल। कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनियम, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अमोनियम और कैल्शियम, ठीक है। फिर इनमें कैल्शियम की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है बेटा, अधिक होती है। फिर अत्यधिक अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धनायनों की प्रधानता होती है, तथा इसका अनुपात पीएच कम होने पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अम्लीय मृदा अम्लीय मृदा होंगी वैसे वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या रहता है, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अम्लीय मृदा होती है तो हमेशा पीएच क्या होता है बेटा, 7 से कम, क्या होता है, 7 से कम। अब जितना 7 से कम होगा पीएच उतनी ही मृदा में अम्लता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। फिर क्षारीय मृदा में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। क्षारीय में याद रखना, सोडियम अगर नाम आ जाए ना तो वहां आंख मीच के टिक कर देना, क्या टिक करोगे, सोडियम। सोडियम नाम आ जाए तो क्या टिक करोगे, क्षारीय मृदा, ठीक है। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, फेरस अगर नाम आ जाए तो क्या करोगे, अम्लीय मृदा, क्या करोगे, अम्लीय मृदा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर हम मृदा में पाए जाने वाले ऋणायन कौन कौन से हैं, तो सल्फेट, क्लोरीन, नाइट्रेट और H2PO4, HPO4, HCO3 तथा हुमिक अम्लों के ऋणायन क्या होते हैं, हुमिक अम्लों के ऋण। सल्फेट मृदा में सल्फेट की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक है, नाम से ही स्पष्ट है, सल्फेट मृदा है, किसकी अधिकता मिलेगी, सल्फेट की। फिर काली मृदा में जलोढ़, काली मृदा में जलोढ़, जलोढ़ कौन सी मृदा होती है, जो जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। दो प्रकार की होती है, खादर और भंगर, ठीक है। तथा लेटेराइट मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा अधिक होती है। देखो काली मृदा में जलोढ़ तथा लेटेराइट मृदा की अपेक्षा, इस मृदा में इन दोनों मृदा की अपेक्षा कुल धनायन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। फिर काली मृदा में विनिमय कैल्शियम की मात्रा जलोढ़ तथा लेटेराइट मृदा की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। चलो फिर आता है ऋणायन विनिमय। कौन सा विनिमय है, ऋणायन, ठीक है। ऋणायन विनिमय को हम क्या कहते हैं, अम्लीय विनिमय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्लीय। ऋणायन विनिमय को अम्लीय विनिमय भी कहते हैं। फॉस्फेट आयन के जिस अंश ने फेरस एवं एल्यूमिनियम के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है उसके स्थान पर अन्य ऋणायन जैसे क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल आयन आ जाते हैं। ऐसे विस्थापन को हम क्या कहेंगे, ऋणायन,
क्या कहेंगे, ऋणायन। ठीक है, एक सीधी सी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी भाषा में समझा रहा हूँ। एल्यूमिनियम था मेरे पास, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम में मेरे पास था ऑक्सीजन, क्या था, ऑक्सीजन, ALO था मेरे पास। अब एक आया OH, क्या आया, OH। इस एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन को इसने यहाँ से हटा दिया और कौन जुड़ गया, OH। ठीक है, अब विनिमय किन किन के बीच में हुआ बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल, दोनों में चार्ज कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है ना। तो दो ऋणायनों के बीच में क्या हुआ है, विनिमय हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, ऋणायन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर ऋणायन विनिमय मुख्य रूप से एक पीएच परितंत्र का कार्य करता है। किस परितंत्र का काम करेगा, पीएच परितंत्र का। फिर मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, शॉर्ट में इसको लिखते हैं CEC। क्या लिखेंगे, CEC। ठीक है, अब देखो धनायन विनिमय क्षमता को सीधे से समझेंगे कि किसी कोलाइड पर धनायनों को अधिशोषित करने की कितनी क्षमता है। ठीक है, मेरे पास ये कोलाइड है, ये कोलाइड कितने धनायनों को अधिशोषित कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, धनायन विनिमय क्षमता। क्या कहेंगे, धनायन विनिमय क्षमता। परिभाषिक रूप से अगर देखें तो 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन अथवा इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की क्या कहलाती है बेटा, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती। जिस मृदा की जितनी अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है वह मृदा उतनी अधिक क्या करती है, धनायन धारण करती है। ठीक है, फिर है धनायन विनिमय को सेंटीमोल प्रति केजी इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसको लिखते कैसे बेटा, सेंटीमोल, या तो ऐसे लिख दो पर केजी, या लिख दो सेंटीमोल केजी इनवर्स। ठीक है, दोनों एक ही है। क्लियर यहाँ तक, चलो। फिर आता है विभिन्न मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है, अब देखो विभिन्न में देखो, पहला केओलिनाइट जिनमें मिलता है। ठीक है, उसकी केओलिनाइट की औसत कितनी होती है, 8, और प्रेशर या रेंज कितनी होती है, 3 से 15। ईलाइट है, ईलाइट की कितनी होती है, 30, और रेंज कितनी होगी, 20 से 40। माउंट मेरिनोलाइट है, इसकी कितनी होती है बेटा, 80, और रेंज कितनी थी, 60 से 100, पीछे भी पड़ा है। वर्मिकुलाइट है, इसकी कितनी होती है, 150, वैसे कितनी होती है, 100 से 200। फिर क्लोराइट है, कौन सा है, क्लोराइट। और इस क्लोराइट में याद रखना बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी है, 2:2 टाइप होती है। कैसी होती है, 2:। बाकी की क्या थी, क्योलिनाइट की 1:1 टाइप थी, इसकी कैसी थी, 1:2, 2:1 टाइप थी, और इसकी 2:1। ठीक है, फिर एलोफेन, इसकी कितनी होती है, 100। ठीक है, रेंज कितनी, 50 से 200। ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम और फेरस हाइड्रोक्साइड थे, इनकी औसत 4, वैसे कितनी होती है, 3 से 10। हुमस, हुमस की 200, वैसे होती है 150 से 300। ठीक है, आपकी बुक में 100 से 300 है, लेकिन 150 से 300 सेंटीमोल होती है। कितनी होती है, 150 से 300 से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आती है धनायन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं वो धनायन विनिमय को प्रभावित करते हैं। पहला तो मृदा कणाकार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। ठीक है, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मृदा कणों के आकार को हम क्या कहते हैं, मृदा कणाकार या सॉइल टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, महीन कणाकार वाली मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता मोटे कणाकार वाली मृदाओं से क्या होगी, अधिक होगी। मृदा में जितने महीन कण होंगे उतने ही उसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी बेटा, अधिक। अगर मोटे कण है तो धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी, उसकी कम होगी। फिर जैसे बलुई दोमट मृदा की CEC, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, 5 से 10 सेंटीमोल पर केजी, और यहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है ना। फिर है जबकि मटियार दोमट की बात करें तो कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमोल होती है। तो मटियार की क्या है, ज्यादा है, लेकिन बलुई दोमट की क्या है, कम है। क्यों है, क्योंकि देखो बालू जो मृदा, बलुई जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बालू का आकार हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर कले की मात्रा एवं प्रकार।
अब मात्रा अगर मोंट मेरिनोलाइट अधिक है तो धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? अधिक। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अगर केओलिनाइट है तो केओलिनाइट की मात्रा अधिक है तो धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? कम। तो मात्रा और प्रकार दोनों ही प्रभावित कर रहे हैं ना। तो देखो, मृदा में कले की मात्रा अधिक होने पर धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जिन मृदाओं में मोंट मेरिनोलाइट होता है उनकी धनायन विनिमय क्षमता उन मृदा से अधिक होती है जिनमें ईलाइट तथा क्या मिलता है अपने को? केओलिनाइट मिलता है। ठीक है, फिर आती है मृदा पीएच की। अगर हम बात करें तो क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता अम्लीय मृदाओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक। क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? अधिक, लेकिन अम्लीय मृदाओं की क्या होगी? कम। पीएच बढ़ने के साथ साथ आयनित आयनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और पीएच बढ़ेगी तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय। अतः पीएच बढ़ने पर सीईसी क्या होती है? बढ़ती है। फिर आता है कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ मृदा में डालोगे तो किसका निर्माण होगा? हुमस का। और हुमस की धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक है। औसत कितनी थी? 200 सेंटीमोल। और वैसे कितनी है? 150 से 300 सेंटीमोल। ठीक है, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हुमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 200 सेंटीमोल अधिक होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? फिर आता है धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण। धनायन विनिमय से अधिशोषित आयनों की प्राप्यता आसान हो जाती है। धनायन विनिमय से क्या होती है बेटा? अधिशोषित आयनों की प्राप्यता क्या हो जाएगी? आसान हो जाती है, क्योंकि कोलाइड पर जब तक धनायन रहेगा पौधा उसको आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता है। अगर दूसरा धनायन उसको विस्थापित कर देता है तो वो कहाँ चला जाता है? मृदा विलयन में। और मृदा विलयन से पौधा आसानी से क्या कर सकता है? पोषक तत्व को ग्रहण कर सकता है। फिर सबसे पहले धनायन विनिमय से पोषक तत्व समतंत्र होते हैं। ठीक है, प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेटा क्या होगा? कोई कोलाइड था। ठीक है, उस कोलाइड से पर कोई धनायन था, ये कैल्शियम। ये सबसे पहले यहाँ से क्या होगा? मुक्त होगा। क्या होगा? मुक्त। ठीक है, स्वतंत्र होता है जो मृदा विलयन में चला जाएगा। यहाँ से कहाँ गया? मृदा विलयन में। कोलाइड से कहाँ गया बेटा? मृदा विलयन में। अब जहां से मूल रोम या सूक्ष्म जीव के संपर्क में आते हैं, या मृदा विलयन में मृदा विलयन में जाने के बाद में किसके संपर्क में आएंगे? मूल रोम। क्योंकि मूल रोम ही क्या करती हैं? पानी का अवशोषण करती है, पोषक तत्वों का क्या करती है? अवशोषण। जड़ में याद रखोगे, जड़ में कौन अवशोषण करता है? मूल रोम। ठीक है, या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं जो उनका शोषण कर लेते हैं। या तो सूक्ष्म जीव के संपर्क में है, सूक्ष्म जीव शोषण कर लेगा, मूल रोम क्या है तो मूल रोम। या ये जल निकास द्वारा क्या हो जाएंगे? नष्ट। या इनकी लीचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? लीचिंग। फिर जब मूल रोम और सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइड सात कोलाइड के संपर्क में आते हैं, मृदा कोलाइड के क्या आएंगे? संपर्क में आते हैं, तो मृदा कोलाइड और मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच एक सीधा क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है। ठीक है, क्लियर? देखो होता कैसे है, ये कोलाइड है, कोलाइड पे कैल्शियम है, ये जड़ है, मूल रोम है। ठीक है, अब मूल रोम भी क्या छोड़ेगी? धनायन। ठीक है, और वो धनायन क्या करेगा? इस कैल्शियम को क्या करेगा? यहाँ से हटा देगा। इसको कौन ग्रहण कर लेगा? मूल रोम। कौन कर लेती है? मूल रोम। तो दोनों के बीच क्या हो गया? विनिमय हो गया। सीधा क्या हो जाता है? विनिमय। ठीक है, इसमें मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के पृष्ठ पर पैदा हुए हाइड्रोजन आयन और अधिशोषित शोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है। देखो मूल रोम तो क्या छोड़ेगी? हाइड्रोजन आयन। और यहाँ क्या उपस्थित था? कैल्शियम। वो कैल्शियम और हाइड्रोजन के बीच क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है। क्या हो जाएगा? विनिमय। इसमें पोषक तत्व का जल निकास द्वारा नष्ट होने का खतरा क्या रहता है? कम रहता है, क्योंकि डायरेक्ट क्या हो गया? विनिमय हो गया। डायरेक्ट क्या हो रहा है? विनिमय। लेकिन ये होता तब भी है जब जड़ किसके पास आती है? कोलाइड के पास। किसके पास आएगी? कोलाइड के पास। ठीक है, क्लियर? फिर है धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्व की प्राप्यता निम्न बातों पर क्या करती है? निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? निम्न बातों पे। ठीक है, पहला आता है धनायन संतृप्त। क्या है? धनायन संतृप्त। ठीक है, देखो धनायन संतृप्त की अगर बात करें तो मृदा की कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता अधिक
होती है तो इसका विस्थापन क्या होगा, आसान व शीघ्र होगा। मृदा कोलाइड किससे संतृप्त, संतृप्त का मतलब अधिशोषण है, किससे संतृप्त रहेगी, कैल्शियम से। ठीक है, तो धनायनों का विस्थापन है वो क्या होता है, आसानी व शीघ्रता से होता है। फिर बात करते हैं सगुणित आयनों का प्रभाव। ये सगुणित आयनों का प्रभाव पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।